Hello everyone, so welcome to the next lecture of occupational health and safety. I hope the previous lecture of occupational health and safety you find it very helpful और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीख ली होंगी। तो आज हम जो है वो जिस के ऊपर बात करेंगे वो हमारे पास मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग सेफली। मतलब आप किस तरह मैनेजिंग सेफली को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, तो इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। अब इसके अंदर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो पहले देख लीजिए क्या क्या होंगे। ओएसएच एंड इम्पोर्टेंट ऑफ ओएचएस, इस लेक्चर को लेने के बाद आपको जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन सेफ्टी प्रोफेशंस, जो जो सेफ्टी के प्रोफेशंस हैं उनमें क्या क्या आपको इस्तेमाल करनी होती है, हिकमत अमली अपनानी होती है, वो सब आप इसके अंदर सीखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जॉब टाइटल्स ऑफ इंडिविजुअल डूइंग ओएसएच एक्टिविटीज एंड ओएचएस। जो जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी जॉब टाइटल्स क्या है, ठीक है ना। और प्रोफेशनल रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपको अपनी, जैसे मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता होती, तो इस लेक्चर को लेने के बाद आपकी जो है वो आपको पता चल जाएंगी इंशाल्लाह आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर केस स्टडीज में मैं आपको बाद में करवाऊंगा इंशाल्लाह, पहले आपको फुल बेसिक से कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं केस स्टडीज लेके आऊंगा। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो उसको मिस मत करना भाइयों। अच्छा, पहले तो देखो सेफ्टी क्या होती है। सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग समथिंग फ्री फ्रॉम द लाइवलीहुड ऑफ हार्म। ऐसी चीज जो किस चीज से फ्री हो, हार्म से फ्री हो, मतलब खतरे से खाली हो, उस चीज को हम सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग विद इन एन एक्सेप्टेबल और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद कंडीशंस और एक्टिविटीज हैविंग द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज और द इंटरप्राइज। अब हमको हमें उस उन चीजों से एक्सेप्टेंस लेनी है और लो प्रोबेबिलिटी हो जिसके अंदर रिस्क की, मतलब हायर रिस्क मैनेजमेंट पर हमें नहीं जाना है। हमें किस पर रहना है, हमें लोअर रिस्क मैनेजमेंट पर रहना है, ठीक है। और विद कंडीशन और एक्टिविटी हैविंग पोटेंशियल टू कॉज हार्म, और जो जो ताकत रखती हैं ताकत रखती हैं हार्म प्रोड्यूस करने की, उनसे हमने डील करना है अच्छे से, ठीक है। और फैसिलिटीज और इंटरप्राइज जो 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 हार्म प्रोड्यूस कर रही हैं लोगों के ऊपर, उनसे हमें अवॉइड करना है। उसके बाद देखें ये रोलैंड एंड मोरियलिटी 1990 के अंदर इन्होंने स्टेटेड सेफ्टी इन अ सिस्टम इज अ, इन्होंने अपनी एक कोटेशन दी थी, वो मैंने कोटेशन के अंदर लिखी है। अब आप इस बात को जरा अच्छे से पढ़े, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। अ क्वालिटी ऑफ सिस्टम दैट अलाउज द सिस्टम टू फंक्शन अंडर प्रीडिटरमाइंड कंडीशंस विद एन एक्सेप्टेबल मिनिमम एक्सीडेंट लॉसेस। अच्छा जी, अब क्या समझ आया भाई इसको, इस कोटेशन से आपको, कि एक ऐसा सिस्टम जो फंक्शन हो किसके अंडर, ऐसी कंडीशंस के अंदर जिसके अंदर एक्सेप्टेबल मिनिमम एसिडेंशियल लॉस हो, यानी कम से कम खतरा हो, कम से कम, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं। ये आप रोलैंड एंड मोरियलिटी की कोटेशन में भी आप समझ चुके हैं, और ये जो ऊपर मैंने रेड के अंदर लिखा था ये मैंने डेफिनेशन निकाली थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं रिस्क, हैजर्ड, लाइक्लीहुड ये सब बताऊंगा। तो देखिए रिस्क के अंदर रिस्क क्या है, इन्वॉल्व द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंसिडेंट विल अकर और द चेंज ऑफ अक्यूरेंस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंसिडेंट होगा, और अकरेंस का चेंज भी इसके अंदर हो सकता है, तो इसको हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है। हैजर्ड क्या होगा, इज अ वर्क प्लेस कंडीशन और वर्कर एक्शन दैट कैन और हैज द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन इंजरी। क्या कहा, ऐसी जगह, ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसा वर्कर का काम जो जिसके अंदर जो सलाहियत रखता हो इंजरी के अंदर रिजल्ट करने की, मतलब जिसका रिजल्ट इंजरी निकल सकता है, इलनेस हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, और इंटरप्शन ऑफ अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैजर्ड। तो आई होप के मेरे बच्चों को क्लियर होगा हैजर्ड क्या होता है। ऐसी जगह या ऐसे वर्कर का कोई काम जो सलाहियत रखता हो किस चीज की, जिसका रिजल्ट जो है वो इंजरी के अंदर आ सकता है, या किसी इलनेस के अंदर किसी की तबीयत खराब हो सकती है, या क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी का, और ऐसे प्रोसेस को हम हैजर्ड बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अलार्म इज अ कॉमन टर्म यूज रिलेटिव टू रिस्क। अब ये रिस्क का जो है ना एक सिनोनियम है, समझ लो, सिनोनियम पता है ना, मिलते जुलते अल्फाज। तो इट रेफर टू एज लो एज रीजनेबल, रीजनेबली प्रैक्टिसेबल। ये ऐसा है कि मतलब हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं रीजनेबल, रीजनेबल के ऊपर,
लेकिन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। सिंस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हम प्रॉपरली रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, एनर्जी का वर्क का जो एफिशिएंसी वो 100% नहीं हो सकती, ठीक है। कोई ना कोई जो है वो आपकी लॉस होगी सराउंडिंग के अंदर या कुछ भी। तो इसी तरह रिस्क भी आप 100% खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ एफर्ट्स लगा सकते हो इसको कम से कम करने की। क्या बोला मैंने? इसको कम से कम करने की। सो आई होप कि अलार्म भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक्सीडेंट क्या है भाई। एक्सीडेंट आर अनप्लान्ड इवेंट्स। एक्सीडेंट ऐसे अचानक इवेंट होते हैं ऑफन रिजल्टिंग इन इंजरीज, जिनका रिजल्ट क्या होता है? या तो एक्सीडेंट इंजरीज हो जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाता है। रूटीन ऑपरेशंस को इंटरप्ट कर देता है। लेट सपोज एक बंदा था जो रोज ऑफिस जाता था 9 to 5, ठीक है, गुलामी करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हुआ, अगले दिन वो क्या ऑफिस 9 to 5 जा सकेगा? क्या गुलामी बरकरार रखेगा? नहीं कर रखेगा ना। तो ये इसकी जो रूटीन थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट बोलते हैं। दे आर नियरली ऑलवेज प्रेसिडेड बाय अनसेफ एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। और ये कभी कभी एम्प्लॉयज की गलत गलत जो है वो चीजों से भी हो सकता है, ठीक है। कोई और सी गलत चीजें नहीं, जो वो काम कर रहे होते हैं ना वहां पे, तो वो उनसे भी हो सकता है। तुम जो गलत काम करते हो वो वाले गलत काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। हैजर्डियस कंडीशन इन दी वर्कप्लेस और बोथ व्हेन एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन मोस्ट एक्सीडेंट कैन बी एलिमिनेटेड। जब तक हमको अच्छी हिकमत अमली लेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। लेट मूव फर्दर। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें मैनेज सेफली करना हो? ये सवाल तो आता होगा ना, क्यों भाई इंजीनियर्स हो गए ना हैरान। तो आइए जल्दी से इसको पढ़ते हैं। इमेजिंग एन एक्सीडेंट। अब मैंने यहाँ पे देखें, आप कोई एक एक्सीडेंट इमेज लाए में अपने अंदर ना, इमेजिनेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करें, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। क्लोजर रेगुलेटर एंड फाइन्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई रेगुलेटर आ रहे हैं, फाइन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने इमेजिनेशन लाएं। पब्लिसिटी एंड लिटिगेशंस। पब्लिसिटी और कोर्ट, जो कचहरी के चक्कर बोलता है ना इंसान के भाई, हॉस्पिटल और कोर्ट के चक्कर किसी को ना लगवाए अल्लाह। तो ये भी एक एक्सीडेंट ही है, ठीक है ना। तो पब्लिसिटी एंड लिटिगेशंस के अंदर आ जाता है ये। उसके बाद है लॉस ऑफ रेपुटेशन। अब क्या होगा कि जब आपकी कोई ना कोई हरकत सामने आएगी, तो सबसे पहले तो ये जो काम करते हैं मिर्च मसाला लगाने का, ये मीडिया करता है, ठीक है। और मीडिया आपकी इज्जत की फुल धज्जियां उड़ा देता है, ठीक है। मैं खुलेआम बोलता हूँ ये बात। और ये इतनी कोई गलत हरकत है ना, जिसकी वजह से बंदा डिप्रेशन के अंदर जाता है और अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। सो प्लीज इसको कम करें, ये मेरा एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। प्लीज इसको, इस चीज को जो है वो खत्म करें। और देखें हम यहाँ पे लॉस ऑफ रेपुटेशन, तो बैक टू दी टॉपिक, टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे लॉस ऑफ रेपुटेशन हो रहा है, ये भी एक एक्सीडेंट है, ठीक है। देयर आर 3 की रीजंस टू मैनेज सेफली। तीन की रीजंस हैं, तीन एक ऐसे रीजंस हैं जो जिसकी वजह से हमें सेफली चलना पड़ेगा। नंबर 1, मोरल, लीगल, फाइनेंशियल। सो ये तो आपको जो है वो उसी से समझ आ रहा होगा, इसकी मीनिंग से। आइए जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इंश्योरिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज पैरामाउंट फॉर सेफगार्डिंग वर्कर्स। वर्कर्स की सेफ्टी होती है, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचाव होता है, प्रमोटिंग वेलबींग एंड एनहेंसिंग ओवरऑल वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, और ये प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो उसके बाद देखें, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एज डिस्कस अर्लियर में माय प्रीवियस वीडियो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पता ही नहीं होती। तो वो भी अब देखें, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजर, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसका सवाल का, ये देखें आपका जवाब मिल गया। एज अ मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस। आपको लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस के अंदर डिसीजन लेने पड़, आप जो है वो उसके जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फिर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब ये किस तरह आप करोगे, ये देखें, ये तस्वीर के अंदर मैंने बताया हुआ, टीम मीटिंग करो, ठीक है। टीम मीटिंग करके एक्सपोजर दो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, आपको सबसे पहले जब आप जॉब पे जाते हो तो पहले दिन आपको क्या लेना है? एक्सपोजर लेना है। तो आपने यहाँ पे भी जाके एक्सपोजर लेना है। तो आई होप कि क्लियर होगा। उसके बाद आप, मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कांट गिव अवे अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे देता है, भाई तू ये करेगा वो ये करेगा। अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और यही सबसे बड़ी गलती होती है मैनेजर की। द मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल। मैनेजर क्या है? जवाबदेह है। यानी
वो पूछे भाई कि तुमने कि जो काम मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम लोगों को दी हैं क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना इज नॉट अ गुड जॉब, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सारे काम करने पड़ते हैं। लेट अस लर्न सम फैक्ट्स। अब कोई लर्न हम जो है वो फैक्ट्स लर्न करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑन एवरेज हाउ मेनी पीपल आर किल्ड एट वर्क ईच ईयर। हर साल कितने वर्कर्स किल्ड होते हैं एवरेज के ऊपर, क्या आपको पता है ये? तो आज में आपकी नॉलेज भी बढ़ने वाली है। तो देखते हैं कितने होते हैं। 220, 18 पर मंथ, ठीक है। 220 हर साल हो रहे हैं और 18 हर महीने पर हो रहे हैं। तो इतना ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इतने जो है वो हमारे पास वर्कर जो है वो किल्ड हो रहे हैं। तो आप देख लें, अगर हम मैनेज सेफली, इसलिए जरूरी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जब भी मैं इसकी इंपॉर्टेंस का आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब उसके ऊपर देखें, ऑन एवरेज हाउ मेनी वर्कर्स आर सीरियसली इंजर्ड एट वर्क ईच ईयर। अब पहले क्या बात हुई थी, पहले ये बात हुई थी कि वर्कर्स कितने मर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या बात हुई है, इसके अंदर बात हो रही है कि हाउ मेनी वर्कर्स सीरियसली इंजर्ड, यानी कितने वो ऐसे वर्कर्स हैं जो जख्मी हो जाते हैं बहुत सीरियसली। तो आइए जरा ये भी देखते हैं। 30,000 भाई साहब, देख रहे हैं आप, सोच लें फिर। दिस इज 1 every 17 मिनट, और हर 17 मिनट के अंदर अ फर्दर 1,15,000 वर्कर्स आर ऑफ वर्क फॉर ओवर 3 days फॉर लेस सीरियस इंजरीज। 17 मिनट, हर हर 17 मिनट बाद होता है। और 1,15,000 वर्कर ऐसे हैं जो 3 डेज की लीव लेते हैं लेस सीरियस इंजरीज, यानी थोड़ी सी कम इंजरीज पे, लेकिन इंजरीज उनकी भी हो रही हैं। सो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिए, ये आपकी नॉलेज में भी इजाफा कर रहा है। ऑन एवरेज हाउ मेनी डेज आर लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू वर्क प्लेस इंजरीज और इल हेल्थ। एवरेज के ऊपर कितना जो है वो लॉस होता है हर साल वर्क प्लेस की इंजरीज के अंदर या इल हेल्थ के अंदर, ठीक है। तो 33.7 मिलियन वर्किंग डेज। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारे पास ये लॉस हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो एयर के अंदर 365 डेज होते हैं। तो भाई ये ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है। यानी एक कंपनी की बात नहीं हो रही है, जितनी दुनिया के अंदर कंपनीज हैं साल के अंदर उन सबका टोटल लिया जा रहा है। दिस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर कंपनीज इन दी वर्ल्ड। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हाउ मेनी पीपल लीव द वर्क फोर्स ईच ईयर नेवर टू रिटर्न टू वर्क ड्यू टू हार्म सफर्ड एट वर्क। और कुछ बेचारे तो ऐसे लोग होते हैं जो इतने सीरियस इंजर्ड हो जाते हैं तो वो कभी फिर उसके बाद वापस आ ही नहीं पाते वर्क के ऊपर। तो कितने हैं वो, 3 लाख लोग हैं। तो देख लें आप कितना जो है वो सेफ्टी जरूरी है, इतने नुकसानात होते हैं। ऑन एवरेज हाउ मेनी मैनेजर्स एंड डायरेक्टर आर कन्विक्टेड ईच ईयर। यानी मैनेजर्स और डायरेक्टर कितने पकड़े जाते हैं, अब ये बात आई है ना असल, जितने मैनेजर और डायरेक्टर पकड़े जाते हैं। खैर पाकिस्तान में तो कोई पकड़ा नहीं जाता, एक तुमने जो है वो पेटी पकड़ानी है और तुम्हारा काम हो जाना है। और मैनेजर जो होगा उसको खोखा पकड़ाना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा ही खोखे कमा रहा होगा। तो ये तो हमें जो है वो वर्ल्ड की बात बता रहे हैं। तो 10, ठीक है, अबाउट 740 केसेस इन्वॉल्विंग 1,300 कंपनीज आर ब्राउट टू कोर्ट ईच ईयर। हर साल 1,300 कंपनीज जो है वो कोर्ट के अंदर जाती हैं। एंड एन एवरेज फाइन ऑफ 22,114 यूरो, और इतना का इनके ऊपर फाइन भी लग चुका है। इशूड थ्रू फाइन्स ऑफ ओवर 100,000 यूरो अरेंड अनकॉमन। और ये कोई एक जो है वो ये आम बात नहीं है, इतने सारे पैसे, ये आप खुद जो है ना इसको कैलकुलेट करें जरा, आपको पता चलेगा। तो 10 ऐसे हैं जो कन्विक्टेड होते हैं, ठीक है, और 740 केसेस आते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कप्लेस इंसिडेंट इज प्रिवेंटेबल बाय गुड मैनेजमेंट। अगर हम गुड मैनेजमेंट अच्छी कर दें तो कितने परसेंट हम इंसिडेंट को कम कर सकते हैं? सो द आंसर इज 70%, ठीक है। और अगर आप और अच्छे से करते हो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो। A manager is dash for day to day management of health and safety risk। मैनेजर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैनेजर अकाउंटेबल, वो अपनी इसके ऊपर जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, जवाबदेह है वो। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है, अ मैनेजर इज डैश फॉर हिज एक्शन एंड मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देम टू अदर। अकाउंटेबल यानी अपने जो उसने काम किए हो उनका वो जवाब दे और उनको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा सब लोगों को। तो अकाउंटेबल आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ गए हैं। कैन अफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सेव यू मनी। अब क्या ये आप लोगों को पैसा बचा के देती है? तो इसका आंसर एब्सोल्युटली यस भाई, क्योंकि देखें, यस, इतना ज्यादा आप लॉस करोगे वो पैसों का भी लॉस होगा। लीगली हाउ मच मस्ट एन एम्प्लॉयर बी इंश्योर्ड फॉर।
कितना इंश्योरेंस होना चाहिए एम्प्लॉय का? 5 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये होगा नहीं है, क्योंकि कंपनियां बिक जाएंगी पाकिस्तान में होने के लिए। इफ अ वर्कर इज इंजर्ड एंड कैन नॉट वर्क, विल इंश्योरेंस कवर ऑल फाइनेंशियल लॉसेस? अगर वर्कर इंजर्ड हो जाता है और वो वर्क काम नहीं कर सकता, तो क्या इंश्योरेंस जो है वो कवर करेगी फाइनेंशियल लॉसेस? तो आइए जरा देखते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है। वर्कर्स कंपेंसेशन इंश्योरेंस कैन हेल्प कवर लॉस वेजेस एंड मेडिकल केयर फॉर एम्प्लॉयज। वर्कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मेडिकल का खर्चा होगा ना, मतलब जो हॉस्पिटल में वो पड़ा होगा वेंटिलेटर पे या किसी भी चीज पर, तो उसका जो खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी, ठीक है। हु आर इंजर्ड ऑन दी, हाउएवर इट मे नॉट कवर ऑल फाइनेंशियल लॉसेस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई वो बोल रहा है मुझे जो है वो बच्चों की फीस देनी है या मेरे घर पे राशन डलवा दो, तो ऐसा नहीं होगा भाई। सिर्फ और सिर्फ कौन सा खर्चा उठाएंगे? हॉस्पिटल का खर्चा उठाएंगे, ठीक है। तो इस बात को क्लियर रखना, फिर ही किसी के गुलाम बनना। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्कप्लेस इंजरी एंड वर्क रिलेटेड इल हेल्थ ईच ईयर टू ब्रिटिश सोसाइटी एज अ होल? क्या कॉस्ट आती है वर्क प्लेस की इंजरी की, जो ब्रिटिश सोसाइटी है उसके अंदर पूरे साल के अंदर? तो 20.7 बिलियन। तो देखें कितना ज्यादा पैसों का नुकसान है। अगर हम सेफली चलें, तो अगर हम जो है वो अपने आप को प्रिवेंट करें इंजरीज से, तो ये पैसे हम बचा सकते हैं। सो आई होप कि ये क्लियर है। उसके बाद है मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप सेफली चलते हो, हेल्थ के साथ चलते हो, तो आपके जो अदर जो आपकी जिम्मेदारियां होती है ना, उसके अंदर भी काफी ज्यादा ये हेल्प करता है। इनहेंसिंग योर रेपुटेशन, आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है, मतलब सब आपको समझने लग जाता है कि भाई ये जिम्मेदार बंदा है और इससे कोई गलती नहीं होती है। इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर देगा। जाहिर सी बात है, जब आप सेफली चलोगे, आपको कोई सेहत का नुकसान नहीं होगा। सेहत का नुकसान नहीं होगा तो हॉस्पिटल नहीं जाओगे, और हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो वहां पे नर्सेस लूटेंगी नहीं तुम्हें, ठीक है, हसीन हसीन चेहरे दिखाकर। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। वैसे रिवील कर दिया मैंने हॉस्पिटल्स को यहाँ। इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स, आपकी जो इंश्योरेंस के प्रीमियम है उसको रिड्यूस कर देगा ये, ठीक है। मतलब बार बार अगर आप यूज करोगे तो आपके इंश्योरेंस कम नहीं होंगे। वेस्टेज आपके रिड्यूस कर देगा। मेंटेनिंग अ हैप्पी हेल्थी वर्कफोर्स, और आप हमेशा खुश रहोगे अपने हेल्थी वर्कफोर्स के अंदर, क्योंकि जब बंदे का माइंड फ्रेश होता है और हेल्थ अच्छी होती है तो वो काम भी अच्छा करता है, यानी ये कूल बॉय बन जाता है, जैसे कि आपका नॉन इंजीनियर है। आई एम अ कूल बॉय। अच्छा जी। उसके बाद देखें कीप योर बिजनेस हेल्दी एंड सेफ बाय, अब आप अपना बिजनेस किस तरह सेफ रख सकते हो? थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफली व्हेन प्लानिंग वर्क, हमेशा जो है वो आपको हेल्थ के बारे में और सेफली किस तरह चलना है जब भी आप कोई भी वर्क प्लान कर रहे हो, उसके अंदर आपने ये चीजें सोचनी है। टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफली विद योर टीम, और आपने अपनी टीम को भी आगे करना है। ये नहीं कि भाई खुद ही अपने प्लान बनाते रहे कि हाँ इस तरह कर लूंगा इस तरह कर लूंगा, और फिर टीम को बताया नहीं, तो बाद में तुम वो कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो आप एज अ होल टीम चलते हो, ठीक है ना। आप इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपको टीम को लेकर चलना होता है, और ये भी बहुत बड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये आपका सही इम्तिहान होता है कि भैया आप सही से मतलब बिजनेस कर सकते हो या नहीं, यानी आप टीम चला सकते हो या नहीं चला सकते। अच्छा जी। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर, फिर आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि मैं किस तरह सेफ और हेल्दी बिहेवियर अपने कंपनी के अंदर प्रमोट कर सकता हूँ। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। अब जॉब टाइटल्स क्या आते हैं इंडिविजुअल के? परफॉर्मिंग ओएसएच एक्टिविटीज, जो इनके ओएसएच एक्टिविटीज को जॉब टाइटल्स क्या थे जो मैं आपको शुरू में बताना चाह रहा था। देखें, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट होते हैं विद अ बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग और साइंस, जिनका बैकग्राउंड किससे, इंजीनियरिंग या साइंस से। एसेस हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, वो क्या अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स एसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। फोकसिंग ऑन एक्सपोजर मॉनिटरिंग एंड हैजर्ड कंट्रोल मेथड, वो उस उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जो हैजर्ड को कंट्रोल करने के मेथड हैं, यानी किस तरह इंजरी को कम कर सकते हैं, ये सब ये लोग इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क मैनेजर की। ये रिस्क मैनेजर भी एक पोस्ट होती है, ठीक है। ओवरसीज इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज लॉसेस फ्रॉम वेरियस इवेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरसीज इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या स्ट्रेटजीज लाता है ये, ठीक है ना, जो हमें मैनेज सेफली लॉसेस करते हैं इवेंट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी। रिस्क मैनेजर में क्या है? ओवरसीज इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। अब ओवरसीज इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या है? मतलब जो बाहर से काम करने आ रहे हैं उनके इंश्योरेंस के प्रोग्राम वो देख रहा होता है, ठीक है ना। यानी उनको जो ब्लॉक स्टेटमेंट, जो भी आप लोगों को ये तो पता ही होगा, आजकल जो है वो यूथ को यही पता है और कुछ नहीं पता। एंड स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज लॉसेस, और वो कुछ स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करेगा
लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब लॉसेस को कम से कम रखने के लिए। फ्रॉम वेरियस इवेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सब से ये करेगा। उसके बाद सेफ्टी प्रोफेशनल होते हैं जॉब टाइटल के अंदर, बाय वर्च्यू ऑफ दी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करी होती है। और स्किल होता है इनका एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट का, हैज अचीव प्रोफेशनल स्टेटस इन दी सेफ्टी फील्ड, यानी सेफ्टी फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर किया जाता है जिन्होंने क्या लिया हुआ उसके अंदर स्किल लिए हुए हो, ठीक है, और कोई स्पेशलाइज्ड उनके पास नॉलेज हो और एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट हो, ठीक है ना। तो उसके बाद हम हायर करते हैं सेफ्टी इंजीनियर्स को। सेफ्टी इंजीनियर क्या करते हैं भैया? प्रोफेशनल डेडिकेटेड टू अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई करता है, मतलब एक इंजीनियरिंग माइंड से सोचते हुए हमें जो है वो तरीके वगैरह बता रहा होता है कि हम किस तरह प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और इंश्योरिंग ऑप्टिमल प्रोटेक्शन फॉर पीपल एंड प्रॉपर्टी, यानी लोगों का और प्रॉपर्टी का किस तरह वो कि ऐसी कोई स्ट्रेटजीज बताओ जिससे पीपल और प्रॉपर्टी दोनों का जो है वो नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो कहीं कहीं ऐसा हो रहा होता है कि हमें सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, या सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी मास्टर क्लास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जैसा कि आपका नॉन इंजीनियर आप लोगों के लिए लेके आता है, ताकि हम रिस्क को असिस्ट कर सकें। तो आई होप इंशाल्लाह जब आप फ्यूचर में इंजीनियर बनेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसी अप्लाई करेंगे। उसके बाद से आखिरी है सेफ्टी मैनेजर, अकाउंटेबल फॉर क्रिएटिंग एंड ओवरसीइंग द सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जवाबदेह है किस लिए? कि जो ओवरसीज, जो बाहर से लोग आते हैं, उनकी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाता है ये उसका जवाबदेह है, उसका उसका जो है वो काम है बताना अपने, जो है वो ऊपर वाला जो होता है इसके एचआर वगैरह उधर बताना, विद इन एन एंटरप्राइज मैनेजिंग एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज कर रही है, एंड सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट्स, और सुपरवाइजर को भी देखना होता है, इंक्लूडिंग दी फायर प्रिवेंशन कोऑर्डिनेटर। फायर प्रिवेंशन कोऑर्डिनेटर क्या होगा? मतलब जो फायर वगैरह की एक्सीडेंट्स को मतलब देख रहा होता है, उससे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल हाइजीन उससे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सेफ्टी स्पेशलिस्ट और सिक्योरिटी पर्सनल, और फिर इसको सिक्योरिटी से भी कोऑर्डिनेट। तो असल काम जो है वो सेफ्टी मैनेजर का है, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसको सबसे से कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा, और फिर ये अकाउंटेबल भी है अपने हर हर एक्ट का, और फिर लोगों को एक्सप्लेन करने का। सो आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं आखिरी स्लाइड हमारी, सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट को पहचानेंगे। उसके बाद वर्क विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के साथ काम करना होगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक माहौल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साफ सुथरा और प्रोटेक्टिव हो। उसके बाद एनालिसिस और मॉडिफिकेशन, फिर ये एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने गलती करी, फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद है फायर प्रोटेक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहीं आग वाग लगने का खतरा ना हो। हैजर्ड रिकॉग्निशन, मतलब ऐसे वर्क प्लेस फाइंड कर लेना जहाँ पे हैजर्ड हो रहे हैं। हैजर्डियस मटेरियल मैनेजमेंट, फिर उसकी मटेरियल को मैनेज करना। हेल्थ हैजर्ड कंट्रोल, मतलब आप जो है वो हैजर्ड को कंट्रोल किस तरह करते हो। इंस्पेक्शन, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखना। रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रेनिंग। सो ये जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स की, जिन जिनको हम हायर कर रहे होते हैं। सो ये था हमारी आज की वीडियो, मतलब जिसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था ये लेक्चर 2। आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। सो अननोन इंजीनियर को अब इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। जब तक के लिए अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं और भी केस स्टडीज़ लेकर आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।